नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो आज से हम एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं और इसमें हमारा ये लक्ष्य रहेगा, या तो हम जीतेंगे या तो सीखेंगे। अर्थात इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़िंदगी में हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। एक बात हमारा ध्यान देना, एक कोटेशन मेरा याद रखना, ये आपको हर समय काम देगा। जब आपको कभी भी किसी भी समय निराशा मन में हो या आपको असफलता महसूस हो, तब हमारी ये बात आप याद करना कि कभी कभी जी जलाने से ज़िंदगी रोशन हो जाती है। ये कोटेशन एक बार फिर सुनिए, कभी कभी जी जलाने से ज़िंदगी रोशन हो जाती है। इसी बात के साथ आज हम अपने सफ़र को शुरुआत करते हैं और साल भर आप लोग हमारे साथ एक वादा करिए कि हम इस क्रम में बने रहेंगे, ताकि आप और हमारा एक मस्त से उद्देश्य है, लक्ष्य है कि आप लोग सफल हों, आप लोग का चयन हो। यही हमारी दिल से ख्वाहिश है। तो आइए बात को समाप्त करते हुए टॉपिक को जोड़ते हैं। और इसमें पहला जो पाठ है वह है आपका जीवों में जनन। आज हम बता दें आपको कि हम पढ़ेंगे इस समय जीव विज्ञान क्लास 12 NCERT पर आधारित, जिसमें पहला पाठ है आपका जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन। आइए हम देखते हैं कि जीवों में जनन इसका मतलब क्या है और इसे हम कैसे पढ़ेंगे। काफ़ी लोग के मन में तो ये भावना होती है कि NCERT पुस्तक सर्वमान्य है, गवर्नमेंट द्वारा यही आपको राय दी जाती है और गवर्नमेंट भी यही एडवाइस करता है NCERT पुस्तक। लेकिन काफ़ी छात्रों के मन में ये समस्या होती है कि उसको पढ़ें कैसे, उसमें बहुत बोरिंग लिखा होता है। उनके मन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। आज उन्हीं सारी समस्याओं को लेकर आप लोग के सामने इस वीडियो लेक्चर को लेकर आए हुए हैं। और यदि हम आपसे एक बात वादा करते हैं कि यदि इस वीडियो को आप आधे घंटे या जो भी समय लगा उसे आप देख लेंगे, तो आप लास्ट में यही एक बात कहेंगे कि हाँ, पढ़ा तो था जीव विज्ञान, लेकिन इस तरह नहीं पढ़ा था। तो आइए हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अर्थात जीवों में जनन। देखिए, यदि हम जीवों में जनन की बात करते हैं, तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। क्या होगा? समझने पड़ेंगे। हमें समझना पड़ेगा जीवन क्या है और जीवन काल क्या है। तो हमें समझना होगा जीवन क्या है और जीवन काल क्या है। तो देखिए, यदि हम जीवों में जनन की बात करते हैं तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा जीवन क्या है और जीवन काल क्या है। तो आइए हम समझते हैं पहले जीवन के बारे में। किसके बारे में? जीवन के बारे में। देखिए, यहाँ पे आइए हम समझते हैं। मान लेते हैं मानव है, मनुष्य है, इसका जन्म हुआ। जन्म के बाद क्या होगा? इसका क्रमिक विकास होगा और उसके बाद यह क्या होगा? यह मतलब बचपन में आएगा। बचपन में आएगा। साथ ही साथ इसका विकास होता रहेगा और आगे चल के बाल्यावस्था में आएगा। बाल्यावस्था रही अथवा किशोरावस्था में आएगा। और उसके बाद नौकरी करेगा, शादी होगी। तो आप कहेंगे यहाँ पर किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्क अवस्था में आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? वयस्क अवस्था में बनने के बाद यहाँ पे फिर पेरेंट बनेगा और वृद्धि अवस्था की क्या आएगी? वृद्धि अवस्था आती है और अंत में क्या होता है? अंत में मृत्यु हो जाती है। तो हमने एक बात देखा यहाँ पर कि एक मानव है, मानव का जन्म हुआ, क्रमशः उसका धीरे धीरे विकास हुआ, वह बचपना में आया, फिर किशोरावस्था में आया, फिर वयस्क अवस्था में आया और
फिर पेरेंट हुआ, मतलब बच्चों को जन्म दिया, और उसके बाद क्या होता है कि एक समय वह बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही क्या है, यही है जीवन। आप इस बात को ऐसे समझिए, एक बच्चे का जन्म होता है, उसका क्रमिक विकास होता है, वह बच्चा पढ़ता लिखता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और वह फिर नौकरी करता है, शादी होती है उसकी, उसके खुद के बच्चे होते हैं, और उसके समय चक्र अपना चलता रहता है। आदमी वो बूढ़ा हो जाता है, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। यही है जीवन। तो एक बात ध्यान देना, जीवन एक सत्य है कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव आए हैं वह एक दिन मरेंगे। तो हमने देखा जीवन के बारे में। आइए हम देखते हैं इसके बाद किसके बारे में, जीवन काल के बारे में देखेंगे। तो देखिए जीवन काल का मतलब क्या है। आप कहोगे कि जीवन काल का मतलब यहाँ पे यह है कि प्रत्येक जीव का एक अपना निश्चित जीवन काल होता है। प्रत्येक जीव का अपना एक निश्चित जीवन काल होता है। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है, उसे ही क्या कहेंगे, जीवन काल कहते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जीवन काल छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। आइए हम देखते हैं जो एनसीईआरटी किताब में कुछ चित्र दिए गए हैं, और चित्र के माध्यम से उसमें बताया गया है कि किस जीव का जीवन काल कितना होता है। कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है। तो आइए हम पूरा एक बार क्रम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला हम देखेंगे जीवन काल में मानव। पहला हम देखेंगे मानव के बारे में। तो मानव का जो जीवन काल होता है वह 60 से 70 वर्ष का होता है। कितना होता है, 60 से 70 वर्ष का मानव का जीवन काल होता है। उसके बाद हम देखेंगे बरगद का जो जीवन काल होता है वह 200 से 300 वर्ष का होता है। कितना, 200 से 300 वर्ष का होता है। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी हाथी होती है उसका जीवन काल कितना होता है, 60 वर्ष से 90 वर्ष तक का होता है। 60 वर्ष से 90 वर्ष का होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि और कौन से हैं, जो आपका पैरेट मतलब तोता है, उसका जीवन काल 140 वर्ष होता है। कितना होता है, 140 वर्ष। अर्थात पैरेट जो होता है उसकी प्राकृतिक मृत्यु 140 वर्ष के बाद होती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मगरमच्छ का जो जीवन काल होता है वो 60 वर्ष होता है। कितना, 60 वर्ष होता है। घोड़ा का देखेंगे, घोड़ा का भी जीवन काल 60 वर्ष होगा। तो हम यहाँ पे कुछ प्रमुख जीवधारियों के जीवन काल को देख रहे हैं। अब हम उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अगला क्या है, कुत्ता का जीवन काल जो होता है वह 20 से 30 वर्ष होता है। 20 से 30 वर्ष होता है। उसके बाद गाय का देखिए, गाय का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है, गाय का जीवन काल यहाँ पे जो है वह 20 से लेकर 25 वर्ष तक होता है। तो हमने देखा यहाँ पर कुछ जीवों के जीवन काल को। इसके आगे हम और भी जीवन काल को देखेंगे। यहाँ पे अगला जीवन काल जो आता है वह है आपका बिल्ली का जीवन काल। तो आइए हम देखते हैं कि बिल्ली का जीवन काल कितना है। तो यहाँ पे बिल्ली का जीवन काल होगा 40 वर्ष। शेष बचे हुए जीवों को अभी हम देखते हैं कि उनका जीवन काल क्या है। कौवा का जीवन काल, क्रो मतलब कौवा का जीवन काल कितना होता है देखें। तो कौवा का जीवन काल यहाँ पे जो दिया गया है वो 15 वर्ष होता है। अर्थात इनकी जो प्राकृतिक मृत्यु होगी वह 15 वर्ष के बाद होगी। फिर हम देखते हैं कछुआ, इनका जीवन काल 100 से 150 वर्ष का होता है। 100 से 150 वर्ष का जीवन काल कछुआ का होता है। मक्खी देखिए, मक्खी, इनका जीवन काल कितना होता है, इनका जीवन काल होता है 1 माह होता है। उसके बाद हम देखेंगे तितली, इनका जीवन काल होता है 1 हफ्ते, इनका जीवन काल 1 हफ्ते होगा। ये चीज़ हमने देखा। फिर देखिए और जो जीव हैं, जैसे यहाँ पे है गुलाब, इसका जीवन काल कितना होता है,
इसका जीवन काल जो होता है वो है आपका 5 से 7 वर्ष। कितना है? 5 से 7 वर्ष है। उसके बाद धान या चावल जो है उसका जीवन काल कितना है? 3 से 4 माह का ये जीवन काल होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि और कौन कौन से हैं। तो केला और केला जो पौधा है वह आपका कितना रहता है? यहाँ पे जो आपका रहेगा 2 से 5 वर्ष। कितना रहता है? 2 से 5 वर्ष केला का जीवन काल होता है। उसके बाद जीवाणु का जीवन काल जो होता है वह 20 मिनट का होता है। 20 मिनट का होता है। जीवाणु का जीवन काल कितना होता है? 20 मिनट का होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो जीवाणुओं के बारे में हमने देख लिया, 20 मिनट का जीवन काल है। और इसी प्रकार बहुत सारे जीव आते हैं जिनके जीवन काल अलग अलग मतलब विविध प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ तक इस बात को देखा। अब हम आगे समझेंगे और पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या पढ़ेंगे? कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, याद रखें, जीवन काल चाहे छोटा हो या बड़ा, जीवन काल छोटा हो चाहे बड़ा, जैसे जीवाणु का जीवन काल क्या है? 20 मिनट का होता है। जीवाणु का जीवन काल हमें यहाँ पर देख रहे हैं कितना है? 20 मिनट का है। 20 मिनट बाद मान लेते हैं एक जीवाणु है और ये जीवाणु 20 मिनट बाद 2 नए जीवाणुओं में बट जाता है। मतलब ये जो जीवाणु है ये जीवाणु 20 मिनट बाद 2 नए जीवाणुओं में विभाजित हो जाता है, बट जाता है। अतः इस जीवाणु का जो जीवन काल है वह 20 मिनट ही रहेगा। तो एक बात यहाँ पे याद रखना, जीवन काल चाहे छोटा हो या बड़ा, ये भी ध्यान देना कि जीवन काल कुछ मिनट से लेकर कुछ मिनट से लेकर आपका कुछ घंटों का हो सकता है, या कुछ घंटों से लेकर कई घंटों का हो सकता है, और कुछ दिनों का भी हो सकता है। कुछ दिनों से लेकर आपका कई दिनों का हो सकता है, और कई दिनों से लेकर कई महीने का हो सकता है, और कई महीनों से लेकर कई 100 वर्षों का या कई वर्षों का हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जीव को एक दिन मरना पड़ता है। जीव को एक दिन मरना पड़ता है, वह इस पारितंत्र का हिस्सा है। तो हमने इस बात के माध्यम से जो समझाने की कोशिश की, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जीव उसका जीवन काल कुछ भी हो, लेकिन जीव को एक दिन मरना पड़ता है, क्योंकि वह इस पारितंत्र का हिस्सा है। तो हमने इस बात को देखा। अब हम समझेंगे कि आखिर जीव को मरना पड़ता है। उसके पहले यहाँ पे कुछ समझना है। देखिए कि एनसीईआरटी किताब में लिखा गया है कि कोई भी जीव अमर नहीं है, प्रत्येक जीव की एक दिन मृत्यु होगी। ये सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर लिखा गया है कि यहाँ पर आगे लिखा गया है एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर। अब आप कहोगे कि सर क्या एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं? तो देखिए, एक कोशिकीय जीव अमर नहीं होते हैं, उनका भी जीवन काल होता है, लेकिन उनके जो जीवन काल में वेरिएशन होता है, उनका जो तरीका होता है, उनका मतलब है कि वो एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे, लेकिन कभी नहीं मरेंगे। जैसे ये जीवाणु है, ये जीवाणु इसका जीवन काल 20 मिनट का है, उसके बाद ये बढ़ जाएगा और 2 नए जीवाणु बन जाएंगे। लेकिन अब आप चाहिए ये मर जाएगा तो मरेगा नहीं। इसीलिए एनसीईआरटी किताब में लिखा गया है कि प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है और उसके बाद वह जीव मर जाता है, लेकिन एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर। तो एक कोशिकीय जीवों की खास बात यह होती है, एक कोशिकीय जीवों की खास बात यह होती है कि ये अमर होते हैं। अमर का मतलब ये है कि ये मरेंगे नहीं और इनमें विभाजन होता रहता है। तो हमने इस बात को देखा और हम इसके बारे में हम एक बात कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर इन जीवों को प्राकृतिक अवस्थाओं में रखा जाए और उचित पोषण मिलता रहे, यदि इन प्रकार के जीवों को प्राकृतिक आवासों में रखा जाए और उचित पोषण मिलता रहे, तो ये कभी नहीं मरेंगे, लगातार विभाजित होते रहेंगे या विभाजन करते रहेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, कैंसर जो है एक गंभीर बीमारी है। कैंसर जो है वह एक गंभीर बीमारी है। कैंसर कोशिकाएं अमर कोशिकाएं होती हैं। कैंसर कोशिकाओं की खास बात ये होती है कि ये कोशिकाएं अमर कोशिकाएं होती हैं। इसका मतलब ये है कि कैंसर कोशिकाओं को यदि उचित माध्यम में रखा रहेगा, इन्हें उचित
पोषण मिलता रहेगा तो ये कभी नहीं मरेंगी, लगातार डिवाइड होती रहेंगी, लगातार विभाजित होती रहेंगी। तो हमने इस बात को देखा कि कैंसर कोशिकाएं क्या होती हैं, अमर कोशिकाएं होती हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात की खोज में लगे हुए हैं कि कोशिका में कोई ऐसा भाग या कोई कोशिका ऐसी मिल जाए जो अमर कोशिका हो, जिसके माध्यम से हम मनुष्य को या अन्य जीव को अमर बना सके। बहुत सारे वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई परिणाम ऐसा नहीं आया है। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा कैंसर कोशिकाएं अमर कोशिकाएं होती हैं, इस बात को समझा। और उसके बाद देखा कि यदि इन कोशिकाओं को लगातार एक सही माध्यम में मिले रखा जाए और इन्हें उचित पोषण मिलता रहे तो ये कभी नहीं मरेंगी और अपना जीवन व्यतीत करती रहेंगी, अर्थात विभाजन करती रहेंगी। अब हम देखेंगे किसके बारे में, प्रजनन के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, प्रजनन। अब हम समझेंगे प्रजनन के बारे में। तो देखिए, प्रजनन के बारे में समझने के मतलब ये है कि प्रजनन एक जैविक क्रिया है। प्रजनन क्या है, एक जैविक क्रिया है। आइए इसको पढ़ने से पहले एक छोटी कहानी को देखते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर जीवन आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा, आने वाले दिनों में भी रहेगा। तो यहाँ पे समझिए कि जीवन आज है, कल है, परसों मतलब आने वाले दिनों में भी रहेगा। तो एक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है। यदि प्रजनन ना हो तो जीवन हमारी पृथ्वी पर नहीं रह पाएगा। तो आप कहोगे कि प्रजनन के माध्यम से ही क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है। अगर यहाँ पर एक बात करें कि अगर कोई प्रजाति प्रजनन करना बंद कर दे तो क्या होगा, वह प्रजाति समाप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं प्रजनन को एक नई परिभाषा दे सकते हैं कि प्रजनन एक जैविक क्रिया है। क्या है, प्रजनन एक जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने ही तरह के नए संतान को उत्पन्न करते हैं। प्रजनन एक जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने ही तरह के नए संतान को उत्पन्न करते हैं। हमने इस बात को देखा और इसे हम कहेंगे प्रजनन। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। देखिए आगे, जब कोई जीव जन्म लेता है और उसकी वृद्धि होती है और नए संतान का विकास होता है या नए जीव का निर्माण होता है, अतः पृथ्वी पर एक चक्र चल रहा है। चक्र का मतलब है जन्म, वृद्धि और मृत्यु। तो एक बात फिर से ध्यान से देखो, आप कहोगे कि जब कोई जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसकी वृद्धि होती है और अंत में उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के पहले प्रजनन प्रक्रम के द्वारा अपने ही तरह के नए संतान को उत्पन्न करता है। तो हमने एक बात देखा यहाँ पर कि एक चक्र चल रहा है, जन्म, वृद्धि और मृत्यु। इस बात को हमने देखा। अब हम कहेंगे अगर कोई प्रजाति अपने आप को बनाए रखे है, यदि कोई प्रजाति अपने आप को बनाए रखे है अथवा रखती है तो वह प्रजनन के द्वारा ही संभव है। जिस दिन कोई जीव प्रजनन करना छोड़ दे, तो वह प्रजाति क्या हो जाती है, वह प्रजाति नष्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अगर कोई भी जीव प्रजनन करना छोड़ देगा तो वह प्रजाति गायब हो जाएगी। तो प्रजनन एक महत्वपूर्ण अंग या तथ्य है। इस बात को भी हमने देखा। और उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे जिसमें से गन्ना है। गन्ना एक ऐसी फसल है कि अगर ये प्रजनन स्वयं नहीं कर पाती है, ये मानव या ह्यूमन मैनेजमेंट के द्वारा ही पृथ्वी पर है। अगर मानव इसका उपयोग करना बंद कर दे तो ये गन्ने की फसल नष्ट हो जाएगी, मतलब हम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, दिखाई ही नहीं देगी, यहाँ पे फसल नष्ट हो जाती है। तो इस बात को हमने समझा। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो केवल ह्यूमन मैनेजमेंट या मानव के द्वारा ही पृथ्वी पर हमको दिखाई देती हैं। अगर मानव इसका उपयोग न करे तो ये फसलें नष्ट हो जाएंगी। उन फसलों को हम क्या कहते हैं, उन फसलों को हम कल्टीजन फसलें कहते हैं। तो एक बात ध्यान देना, कल्टीजन फसलें वह फसलें होती हैं जो मानव के द्वारा ही क्या है,
पृथ्वी पर बची हुई हैं, यदि इनका उपयोग मानव न करे तो ये फसलें नष्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार की फसल को हम कल्टीजन फसलें कहते हैं। हमने इसको भी देखा। अब हम देखेंगे इसके आगे कि प्रजनन करने का प्रत्येक जीव में तरीका क्या है। तो एक बात ध्यान देना कि इस बड़ी पृथ्वी पर बहुत सारे विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इस बड़ी पृथ्वी पर बहुत सारे विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उनके प्रजनन करने का तरीका अलग अलग होता है और उनके प्रजनन करने का तरीका अलग अलग होता है। मानव के प्रजनन करने का तरीका जीवाणु के प्रजनन करने के तरीके से अलग होगा। मानव के प्रजनन करने का तरीका जीवाणु के प्रजनन करने के तरीके से अलग होगा। उसी प्रकार वनस्पतियों के प्रजनन करने का तरीका जंतुओं के प्रजनन करने के तरीके से अलग होगा। तो इस बात को हमने देखा। इस बात के द्वारा हम इस बात को समझ लिए हैं कि प्रत्येक जीव में अपना उसका एक प्रजनन करने का निश्चित और नियत तरीका होता है जिसके द्वारा वह जीव प्रजनन करता है। और देखिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रजनन को दो भागों में बांटा गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रजनन को कितने भाग में? दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन से दो भाग हैं। पहला है आपका अलैंगिक प्रजनन और दूसरा है आपका लैंगिक प्रजनन। तो हमने देखा कि किस प्रकार का कोई जंतु प्रजनन करता है, उसके अनुसार इस प्रजनन को हम दो भागों में बांट लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्गीकरण हुआ है, बंटवारा हुआ है प्रजनन का, इसमें खास बात यहाँ पे ये है कि जो अलैंगिक जनन है, इस प्रकार के प्रजनन में जो अलैंगिक जनन है, इस प्रकार के प्रजनन में, प्रजनन प्रक्रिया में केवल एक जीव भाग लेता है। केवल एक जीव भाग लेता है। और ध्यान देना, लैंगिक प्रजनन में दो जीव भाग लेते हैं। कितने? इसमें दो जीव प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो हमने देखा कि प्रजनन को दो प्रकार या दो भागों में बांट दिया गया है। पहला अलैंगिक प्रजनन, दूसरा है आपका लैंगिक प्रजनन। यदि हम बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन क्या है, तो ऐसा प्रजनन जिसमें प्रजनन प्रक्रिया में केवल एक जीव भाग लेता है। और लैंगिक प्रजनन क्या है, तो आप कहोगे ऐसा प्रजनन जिसमें प्रजनन प्रक्रिया में दो जीव भाग लेते हैं, उसे हम लैंगिक प्रजनन कहेंगे। एक बात ध्यान देना, लैंगिक प्रजनन का उदय या विकास अलैंगिक प्रजनन के बाद हुआ। एक बात यहाँ पे ऐसे समझो इस बात को कि अलैंगिक जनन सबसे पहले हुआ, उसके बाद लैंगिक जनन का विकास हुआ। लेकिन यदि हम एक बात को समझें कि जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए अथवा जैव विकास के दृष्टिकोण से देखें, तो सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक बढ़ावा जो है वह लैंगिक प्रजनन को मिला है। अब आप कहोगे कि लैंगिक प्रजनन को प्रकृति में सर्वाधिक बढ़ावा क्यों मिला है? इसका कारण ये है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इन्वॉल्व रह सकता है। जीवन संभव है, इसमें प्रजनन प्रक्रिया हो सकती है। ये मतलब चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों में अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, दोनों में ये संभव है। लेकिन अलैंगिक जनन केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होता है। तो आज हमने देखा कि जीवन क्या है, जीवन काल क्या है, साथ ही साथ हमने देखा विभिन्न जीवधारियों के जीवन काल को। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि कैंसर कोशिकाएं क्या है और अमर कोशिकाएं क्या हैं, और हमने देखा प्रोटोजोआ या जो अन्य जीव हैं उनमें किस प्रकार का प्रजनन तरीका होता है। उसको केवल संक्षेप में समझा कि वे जीव एक होते हैं और बाद में अपना विभाजन कर लेते हैं।
दो नए जीव में बढ़ जाते हैं और पुरानी कोशिका का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। फिर हमने देखा प्रजनन की परिभाषा और उसके बाद हमने देखा प्रजनन के प्रकार, और इसके अगले भाग में हम आगे पढ़ेंगे।